नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर उपस्थित हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री के एक नए टॉपिक बेनिटो मुसोलिनी एवं उनके फांसीवाद को लेकर के, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दो प्रमुख घटक एडोल्फ हिटलर जर्मनी का और बेनिटो मुसोलिनी इटली का। मुसोलिनी ने फांसीवाद को जन्म दिया और हिटलर ने नाजीवाद को जन्म दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ने के पूर्व हिटलर और मुसोलिनी दोनों को जानना ही अति आवश्यक है, क्योंकि यही दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बनते हैं। तो निश्चित ही मैं चाहूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करने के पूर्व हमने वर्साय के संधि, हिटलर और आज मुसोलिनी, इसके बाद जो मेरा चैप्टर होगा अगला जो टॉपिक होगा वह सेकेंड वर्ल्ड वार होगा। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं ये भी कहूंगा कि अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें, और अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम देखते हैं फांसीवाद के जनक या जन्मदाता बेनिटो मुसोलिनी। मुसोलिनी हिटलर से सीनियर था, क्योंकि जिस तरह जर्मनी में हिटलर था और उसने नाजीवाद को जन्म दिया, नाजी पार्टी बना करके, ठीक उसी तरह इटली में मुसोलिनी फांसीवाद, फासिज्म के जनक, यानी इसकी जो विचारधारा थी, यानी फांसीवाद दर्शन के ये प्रणेता माने जाते हैं। यानी एक नया दर्शन वहां के लोगों के सामने रखा और इन्होंने नेशनल फासिस्ट पार्टी बनाया था। नेशनल फासिस्ट पार्टी, इस पार्टी को एनएफपी कहा जाता था और इसी को फांसीवाद कहा जाता था या फांसी पार्टी कहा जाता था। तो हम मुसोलिनी को थोड़ा शुरू से देखते हैं। मुसोलिनी का जन्म 19 जुलाई 1882 और कहीं कहीं 83 आता है, लेकिन एनसीईआरटी या प्रमुख पुस्तकों में 1882 दिया गया है। और हिटलर का जन्म 89 में हुआ था, अर्थात यह 5-7 साल सीनियर थे मुसोलिनी, और राजनीति में भी सीनियर थे। हम इन्हें पूरे बचपन से लेकर के अंत तक इनकी कहानी देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। 19 जुलाई 1882, और एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जितने 80 दशक के लोग हुए हैं जिनका जन्म 80 से लेकर के और 89 के बीच में हुआ है, उन्होंने कहीं ना कहीं निगेटिव हो या पॉजिटिव हो अपनी प्रसिद्धि पाई। और बचपन में कुशाग्र बुद्धि का था। 18 वर्ष की आयु में जब युवावस्था में गया तो 18 वर्ष की उम्र में यह टीचर की जॉब करने लगा, अर्थात 1900 ईस्वी के आसपास टीचर का जॉब शुरू किया। लेकिन टीचिंग प्रोफेशन में मन नहीं लगा। 1 वर्ष में ही इन्होंने
टीचिंग का जॉब छोड़ दिया, अपने पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड चला गया। यानी 1901 में मुसोलिनी स्विट्जरलैंड चला जाता है और वहां जाकर के दिन में मजदूरी और रात में समाजवादियों से मिलता है। और निश्चित है कि जो दिन में काम करे और रात में सोशलिज्म की भावना के साथ सोशलिस्ट लोगों से मिले, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने देश, अपने राष्ट्र या अपने लोगों के लिए कुछ करने की वह क्षमता रखता है या जिज्ञासा रखता है। और यही काम मुसोलिनी करता था। उसने समाजवाद का गहरा अध्ययन किया। कुछ समय बाद वह सेना में भर्ती हो गया, लेकिन 1912 ईस्वी में इटली वापस आ गया। इटली वापस आया उसके पूर्व उसने समाजवादियों से जितने सोशलिज्म वाले गुण होते हैं वह सीख लेता है और उसके अंदर सोशलिज्म भी प्रवाहित होने लगता है और समाजवादी दल में वह शामिल हो जाता है। और उस दल में एक पत्रिका छपती है, आवांती। एक पत्रिका है, उस पत्रिका का नाम है आवांती। और उस आवांती पत्रिका का यह संपादक बन जाता है। और 1914 में जब प्रथम विश्व की शुरुआत होती है, वर्ल्ड वॉर 1 की, तो वह चाहता है कि इटली फ्रांस या ब्रिटेन का सपोर्ट करे। लेकिन आपको पता होगा कि पहले से यह धुरी राष्ट्र यानी जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल थे और वो चाहता था कि ब्रिटेन और फ्रांस की हेल्प करे। और आपको ज्ञात होगा इस धुरी राष्ट्र से उसने पला बदलते हुए ब्रिटेन का साथ दिया था, यानी ट्रिपल अलायंस छोड़ करके ट्रिपल एंटा के साथ चला गया था। लेकिन यह बात की बात है, तब तक मुसोलिनी उस संपादकीय पद से इस्तीफा दे चुका था। और जब इस्तीफा दिया तो उसको समाजवादी दल से निष्कासित कर दिया गया। समाजवादी दल से निष्कासित कर दिया गया, यानी अब यह प्रथम विश्व युद्ध में स्वतंत्र हो गया। 23 मार्च 1919, अभी तक वह प्रथम विश्व युद्ध में कहीं भी सक्रिय भूमिका नहीं निभाया। लेकिन युद्ध के समाप्ति के बाद में फांसी द कम्बातिमेंटी एक दल बनाया, फांसी दी कम्बातिमेंटी, यह एक दल था। इसी दल को बाद में नेशनल फासिस्ट पार्टी के नाम से जाना गया। और इस दल में शुरू में केवल वैसे ही लोगों को रखा गया था जो प्रथम विश्व युद्ध के सैनिक थे, यानी पूर्व सैनिक। युद्ध समाप्ति, अब तो कोई सैनिक रहा नहीं। और इटली में जो आपदा थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इटली जिस लालच के साथ ब्रिटेन और फ्रांस का साथ दिया, वर्साई की संधि में इसकी लालसा पूरी नहीं हुई, जिससे वहां के सैनिक भी नाराज थे, मुसोलिनी भी नाराज था। और इस आपदा को उसने
अवसर में बदल दिया और इसकी पार्टी मजबूत हुई और यह शक्तिशाली बन करके उभरा। कुछ ही दिन बाद 30 अक्टूबर 1922 30 अक्टूबर 1922 इसने अपने सैनिकों के साथ पूरे रोम पर कब्जा कर लिया। रोम पर कब्जा करने के साथ ही वह वहां का प्रधानमंत्री बन गया, यानी इटली का प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही फासीवाद दर्शन यानी इस फासीवाद को वह फिलोसफी का नाम देता था और संपूर्ण इटली में लागू किया और सैनिकों को फासिस्ट ब्लैक सीटर्स कहा जाता था। फासिस्ट ब्लैक सीटर्स यानी इनके जो सैनिक होते थे वह काले ड्रेस में होते थे, उनको फासिस्ट ब्लैक सीटर्स कहा जाता था। और 1922 से 1934 12 साल की अवधि में मुसोलिनी ने हिटलर की तरह वहां की जनता के दिलों में अपना घर कर लिया। और 34 आते आते उसने इटली को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा कर दिया और तब तक हिटलर की भी इच्छा पूर्ण हो चुकी थी और वह जर्मनी का चांसलर बन चुका था। और उधर जर्मनी का चांसलर हिटलर और इटली का तानाशाह मुसोलिनी दोनों की मित्रता हो जाती है और इस मित्रता से एक बल मिलता है। और 1934 में ही मुसोलिनी क्या करता है, अबिसिनिया पर आक्रमण कर देता है। अबिसिनिया पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण को बहुत सारे इतिहास के किताबों में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ भी मानता है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। लेकिन भारतीय इतिहास में यानी अधिकतर इतिहास की पुस्तकों में पोलैंड के आक्रमण के साथ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन सही मायने में देखें तो मुसोलिनी ने ही 1934 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर देता है, क्योंकि इसके बाद आप निरंतर देखेंगे किसी न किसी देश पे कब्जा होता चला जाएगा। हिटलर मुसोलिनी यानी जर्मनी और इटली का गठबंधन हो जाता है और इसके विरोधी राष्ट्र जो होते हैं फिर से वही होते हैं, यानी एक तरफ जर्मनी इटली और एक तरफ फ्रांस ब्रिटेन। ये अलग बात है कि इसके साथ फिर से अमेरिका और रूस शामिल होगा। और इसके साथ जापान आएगा, साथ देगा। लेकिन मुख्य भूमिका जो होगी वह जर्मनी इटली की होगी और उधर से फ्रांस और ब्रिटेन का होगा। पहले हिटलर विजयी होना शुरू होता है, लेकिन कुछ ऐसा समय आता है कि
मुसोलिनी जीतते जीतते अब हारने लगता है और 25 जुलाई 1943 को मुसोलिनी हार जाता है। 25 जुलाई 1943 यानी प्रथम विश्व युद्ध में मुसोलिनी हार जाता है, लेकिन दोस्ती भी इतनी अच्छी कि हिटलर मुसोलिनी को छुड़वा लेता है। यानी हिटलर की मदद से मुसोलिनी फिर से आजाद हो जाता है और उत्तर रोम में एक कठपुतली प्रधानमंत्री बनता है, क्योंकि जब पराजित होंगे तो आपको इस्तीफा देना होगा। जब इस्तीफा देंगे तो निश्चित है कि कहीं के नहीं रहेंगे, गिरफ्तार होंगे। और गिरफ्तारी से छुड़ा करके हिटलर ने कठपुतली ही सही लेकिन इसको फिर से प्रधानमंत्री बना देता है। लेकिन इटली की निरंतर हार होती रहती है। 26 अप्रैल 1945 26 अप्रैल 1945 रूस की सेना जो है इटली की राजधानी रोम तक पहुंचने लगती है, यानी इटली में प्रवेश हो जाता है। और जब इटली में प्रवेश होगा तो निश्चित ही ये जो धुरी राष्ट्र है ये हारेंगे और हारते भी हैं, जिसका कारण होता है कि 27 अप्रैल अगले ही दिन 27 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी भागने का प्रयास करता है। मुसोलिनी स्विट्जरलैंड भागने का प्रयास करता है, लेकिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अगले ही दिन 28 अप्रैल 1945 को फांसी की सजा दी जाती है। क्या इतनी आसान मौत दी जाती है? तो जी नहीं। शायद जितनी दशा मुसोलिनी को हुई है, शायद भगवान नहीं करे किसी को इतनी दशा मिले। 27 को गिरफ्तार होता है बिना मुकदमा चलाए 16 लोगों के साथ, यानी मुसोलिनी प्लस इनकी प्रेमिका और प्लस 14 अन्य लोगों के साथ इसको फांसी की सजा दी जाती है। और 28 अप्रैल को उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है फायरिंग स्क्वाड में। यानी फांसी नहीं, फायरिंग स्क्वाड कहने का मतलब गोली मार के हत्या कर दी जाती है। इसकी पत्नी कोलोरेटो पेराची यानी इसके साथ 16 अन्य की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसका कारण सबसे बड़ा यह रहता है कि उसी जिस जगह पर इसको फांसी दी जाती है, पियाजालो लूरेटो चौक, वह जगह होता है पियाजालो लूरेटो चौक। इसी जगह पे फांसी दी जाती है जिस जगह पर 8 माह पहले मुसोलिनी अपने प्रतिद्वंदी यानी विरोधियों को 15 लोगों के साथ गोली से उड़ाया था। इसलिए उसका बदला लेने के लिए मुसोलिनी को उसी जगह पर गोली से उड़ाया जाता है। और इसके जो विरोधी होते थे, इनके विरोधी पार्टीजन कहलाते थे। यानी मुसोलिनी के जो भी विरोधी थे वे पार्टीजन कहलाते थे।
और मुसोलिनी को डुचे कहा जाता था। मुसोलिनी का अन्य नाम डुचे। इसको डुचे कहा जाता था क्योंकि इसके मरने के बाद में जितने भी अखबार छपे सभी अखबारों में इसका नाम डुचे मिलता है। और इसने कहा भी था कि अगर मैं लड़ाई के मैदान से हटूं तो मुझे गोली मार देना। और शायद ऐसा ही हुआ। इसके अपनों ने तो नहीं, लेकिन विरोधियों ने ही सही इसे गोली मार दिया। गोली मारकर इसकी कहानी लीला इसकी समाप्त हो गई। तो क्या इस मौत के बाद भी कुछ होता है? तो हां, अगले सुबह 29 अप्रैल 1945 को इसकी लाश को एक चौराहे पर फेंक दिया जाता है। और जहां फेंका जाता है, सुबह सुबह लोग जब देखते हैं तो जितने लोगों के साथ इसने अत्याचार किया होता है, यहां तक कि एक महिला जाती है और इसके लाश पर 5 गोली मारती है, क्योंकि उसके 5 पुत्रों की हत्या इसने की थी, गोली से मारा था। एक महिला तो चाबुक से मारती है मरने के बाद में। कुछ लोग जूते से उसके मुंह पे मारते हैं। और एक शख्स तो ऐसा था जिसे मरने के बाद में इसके मुंह में चूहा घुसेड़ने की कोशिश की। इसके सचिव अकीले स्टारची, इसका सचिव था अकीले स्टारची। यह व्यक्ति मुसोलिनी के मरने के बाद में जब सलामी देने जाता है तो लोग इतने नाराज होते हैं कि सचिव को पकड़ के इतना मार मारते हैं ताकि उसकी भी मौत हो जाती है। यानी एक भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। मरने के बाद में इसको और इसकी प्रेमिका को पैर में रस्सी बांध करके पेड़ से लटकाया जाता है ताकि लोग उसका तमाशा देख सके, उसका हश्र देख सके। तो शायद इतनी घिनौनी मौत किसी की नहीं हुई होगी। और यही कारण है कि 29 तारीख इसके साथ घिनौना हरकत होता है और यह सारी चीजें हिटलर को पता है। और 30 अप्रैल 1945 के अगले ही दिन हिटलर अपने बंकर में सुसाइड कर लेता है। यानी उसको पता है कि अगर मैं पकड़ा जाता हूं तो उस मुसोलिनी से भी बुरा हाल मेरा होगा। इसलिए हिटलर अगले ही दिन अपने बंकर में खुद और अपनी बीबी के साथ, वह बीबी जो उसकी पहले प्रेमिका थी, उससे कुछ दिन पहले शादी करता है और उसके साथ सुसाइड कर लेता है। और इसके सुसाइड के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध अक्षरशः समाप्त होते हैं। लेकिन अगले 2 महीना 3 महीना में जापान पर अमेरिका द्वारा जो परमाणु बम गिराए जाते हैं उससे पूर्णतः युद्ध समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। आज बेनिटो मुसोलिनी का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए